हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.26 की बात करेंगे। क्वेश्चन इज, इट इज क्लेम दैट 2 cesium clocks is allowed to run for 100 years free from any disturbance, may differ by only about 0.02 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 years तक हम cesium clock जो है उसका रीडिंग मेजरमेंट लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि अगर 2 क्लॉक की बात करते हैं तो टाइम डिफरेंस कितना मतलब इसमें हुआ, दैट इज 0.02 सेकेंड। तो हमें पूछा गया है 1 सेकेंड में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 100 years। अब इसको मुझे पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर 1 साल की हम बात करते हैं तो दैट देयर आर 365.25 डेज। अगर 1 डे बोले तो उसमें 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ईयर जो है उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर पाओगे। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम का जो डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी जो दिया है दैट इज 0.02 सेकेंड। तो हमें क्या पूछा गया है, टाइम डिफरेंस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर 0.02 सेकेंड है तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है तो इतने में इतना फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप उसकी हेल्प से अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो सेम यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, फिर से यहाँ पर वही चीज़ आप लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाई for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? मतलब टाइम इंटरवल 1 सेकेंड के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं टाइम इंटरवल फॉर 1 सेकेंड दैट इज डेल्टा टी बाई टी। इसको अगर हम टी लिखते हैं तो आप लिख सकते हो डेल्टा टी बाई टी। कैसे हमने ये चीज़ लिखी, तो इतना टाइम है तो उसमें 0.02 सेकेंड का वेरिएशन है, तो फॉर 1 सेकेंड हम लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा टी बाई टी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 0.02 इंटू टी की वैल्यू जो है आप यहाँ से लिख सकते हो दैट इज 365.25 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36 एंड 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो आप अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -12 जितना आंसर आपका आएगा। देखिए आप फाइंड करो अपना आंसर 6.34 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका मतलब टाइम डिफरेंस जो है वो 10 टू द पावर -12 जितना यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा और आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2.27। क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम एज्यूमिंग इट्स साइज टू बी अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम। यूज द नोन वैल्यूज ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। कंपेयर इट विद द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज दैट इज 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर द टू डेंसिटीज ऑफ द सेम ऑर्डर और मैग्नीट्यूड? इफ सो वाई? यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पर सोडियम के बारे में पूछा है, ठीक है। तो एवरेज मास डेंसिटी फाइंड करनी है हमें सोडियम एटम की। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोडियम जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम 1123। तो ये जो हो गया ये उसका क्या है, एटॉमिक मास नंबर है ना। तो ये उसका मास जो है दैट विल बी 23 ग्राम। ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 23 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना उसका मास हो गया। अब बात रहेगी उसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, तो आपको पता है कि अगर हम अगर एटम लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 πr³। और फिर यहाँ पर फॉर एनी एवोगैड्रो नंबर जितने अगर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया, हमें उस तरह से हम बोल सकते हैं, तो उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। फिर मास अपॉन वॉल्यूम आप करोगे तो आपको उसकी डेंसिटी मिल जाएगी और उसको क्रिस्टलाइन डेंसिटी के साथ आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर उसकी जो साइज है दैट इज गिवन एज 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो R इक्वल्स 2.5 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल भी लिख सकते हैं, 1 मोल सोडियम
तो दैट विल बी कितना होगा, तो टोटल Na नंबर होते हैं और वॉल्यूम की दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक एटम होता तो उसका वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल Na जितने हैं तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23, 4/3 पाई दैट इज 3.14 आर क्यूब दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 और उसका क्यूब करना पड़ेगा। आपका जो आंसर है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपको मिल सकता है। देखिए अराउंड कितना आ रहा है आपका आंसर, दैट विल बी यस 584 किलोग्राम, सॉरी आपका जो आंसर है वो होगा 3.94 इंटू 10 टू द पावर -5। ये तो हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला, 3.94 इंटू 10 टू द पावर -4। ये जो है वो वॉल्यूम हो गया इन मीटर क्यूब। ये मैंने डेंसिटी का आंसर पहले बोल दिया था, लेकिन ये हमें पहले वॉल्यूम मिला है, 10 की पावर है -5 है। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना आंसर आपको मिलेगा। ये वो हो गया वॉल्यूम। नाउ अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आपका आंसर होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसका मास है 23 ग्राम, मतलब 23 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन वॉल्यूम आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा है आपको फाइंड आउट करो आप। आपका आंसर मिलेगा 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइन जो है, जो सोडियम है उसकी डेंसिटी गिवन है दैट इज यस 970। रो डैश इज गिवन एज क्रिस्टलाइन फॉर्म में दी हुई है 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब हम दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे। रो अपॉन रो डैश दैट इज 584 अपॉन 970, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा 0.6। देखो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं दोनों डेंसिटी जो है वो सेम ऑर्डर में हमें मिली है ना। और आप बोल सकते हो कि ये जो रेशियो बहुत ही कम है, मतलब दोनों ही डेंसिटी जो है वो नियरर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जब सॉलिड की बात करते हो तो अब आप देखते हो कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो कि बहुत ही उनके बीच का जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, इसीलिए इतनी डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम मिली है इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.27. Estimate the average mass density of a sodium atom assuming 2.28. The unit of length convenient on the nuclear scale is a Fermi and 1 Fermi equals 10 to the power -15 meter. Nuclear sizes obey roughly the following empirical relation, that is R equals R0 into 8 raised to 1/3, where R is the radius of nucleus, A its mass number and R0 is a constant equal to about 1.2 Fermi. Show that the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Estimate the mass density of sodium nucleus. Compare it with the average mass density of a sodium atom obtained in exercise 2.27. देखिए अभी हमने 584 जितनी जो डेंसिटी जो मिली थी हमें उसके साथ उसको कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर किसकी कंपैरिजन करनी है, तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी डेंसिटी और यहाँ पर हमारे पास क्या था, तो सोडियम था। तो दोनों की मतलब सोडियम मतलब एटॉमिक जो उसका डेंसिटी है उसके साथ उसको हमें कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ 1 फर्मी इक्वल्स 10 टू द पावर -15 और जो रेडियस है उसकी फॉर्मूला है R0 इंटू A टू द पावर 1/3 इतना दिया है। एंड वेयर R0 इज इक्वल्स कितना दिया है, दैट इज 1.2 फर्मी। ठीक है, अब पहली चीज़ आप ये सोचो कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो पहली तो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मास कितना है और वॉल्यूम कितना है। दोनों चीज़ें, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अभी न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं, तो उसकी ही डेंसिटी हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले क्या सोचोगे कि अगर कोई भी आपको न्यूक्लियस दिया है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZXA। इसका मतलब ये होता है उसके न्यूक्लियस में टोटल Z प्रोटॉन्स होते हैं।
ठीक है, और उसके अराउंड इतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, क्योंकि कोई भी एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए। तो इसका मतलब ये हुआ इतने उसमें प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो a माइनस जेड करो उतने, मतलब ये जो नंबर है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने ऐसा लिखा है कार्बन 6c12, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरर है, ऑलमोस्ट हम कभी कभी सेम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, फॉर न्यूक्लियस की, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता न्यूक्लियस में, तो उसका मास सपोज m जितना होता, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था टोटल a जितने उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका टोटल मास क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ न्यूक्लियस दैट विल बी m इक्वल्स, कितना मास हो जाएगा, m इंटू a, इतना उसका मास हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास दैट विल बी स्मॉल m, तो टोटल a जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मास हो गया m इंटू a। एंड वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, एंड हियर आर इक्वल्स हम लिख सकते हैं r0 इंटू ए टू द पावर 1/3, और उसका मुझे क्यूब करना है। तो देखो आप इसको आप क्यूब करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए की जो पावर है, क्यूब को मैं अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ पावर को, तो ए की पावर है जो सिर्फ 1 ही बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इतना। अब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, दैट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम, मास दैट इज m इंटू ए एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। देखिए a एंड a कैंसल आउट, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बचा वो कुछ ऐसा हो गया 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं मास, तो मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास वी आर टेक एज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, पाई दैट इज 3.14, और r0 की बात करते हैं तो वो हमें दिया है 1.2 फर्मी दैट इज 10 टू द पावर -15। तो आप जो है वो डेंसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और अपना जो आंसर है वो आप देखो कितना आ रहा है, that will be 2.29 into 10 to the power 17, 2.29 into 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो इतने पावर में होती है 10 to the power 17, इसके ही अराउंड होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका और किस चीज़ का रेशियो निकालना है, जो हमने आगे के क्वेश्चन में जो सोडियम था उसकी डेंसिटी हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पर अगर हम इसको रो लिखते हैं तो नाउ रो डैश कितना था हमारा 584, जो मैं फर्स्ट दिया था दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका यूनिट है। देयरफॉर रो अपॉन रो डैश आप करोगे तो 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 बाई 584 आप करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 10 की पावर इतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और भरे होते हैं, उसकी वजह से उनमें जो डिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम होता है, और उसकी वजह से ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए हम ये चीज़ भी बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास, किसी भी एटम का अगर आप बोल रहे हो तो जो मास और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और आपका आंसर कितना आएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूँ। योर आंसर विल बी 0.39 इंटू 10 टू द पावर 15, 0.39 इंटू 10 टू द पावर 15, तो मतलब 10 की पावर 15 के ऑर्डर में आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से थोड़े वर्ड्स इसमें डाल सकते हो, जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.29, अ लेसर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस monochromatic and unidirectional beam of light. These properties of a laser light can be exploited to measure long distances. The distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using a laser as a source of light. A laser light beamed at moon
takes 2.56 seconds to return from after reflection at the moon's surface. How much is the radius of the lunar orbit around the अर्थ? देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि अर्थ जो है वो अर्थ और मून के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने लेसर का यूज़ किया। तो हमने क्या किया, लेसर जो लाइट उस पर डाली तो क्या होगा, वो लाइट ट्रैवल करेगी, जो मून होगा वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके लिए उसने टोटल जो टाइम लगाया है ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो टाइम दैट इज़ गिवन एज 2.56 सेकेंड, इतना उसने टाइम लगाया। तो अगर मुझे ये चाहिए, लाइट की अगर हम बात करते हो तो उसकी वेलोसिटी हमें पता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी पता है। अगर टाइम की बात करते हो तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 2.56 डिवाइडेड बाई 2 हाफ टाइम लगेगा। तो उसकी हेल्प लेके हम अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वापस आ रहा है, इसलिए टाइम जो है वो टोटल टाइम हुआ है, यहाँ से वहाँ जाके फिर लाइट वापस आई, तो टोटल टाइम दैट इज़ 2.56 दिया है, तो डिवाइडेड बाय 2 इतना जो है वो हमारा आंसर होगा। योर आंसर विल बी 1.28 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम मिल गया। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंट एज c। क्यों हमने c लिखा, क्योंकि जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको आप c भी लिख सकते हो, दैट इज 3 × 10⁸, और जो टाइम है दैट इज 1.28 सेकेंड। तो आपका जो आंसर है वो मीटर में इजीली मिल जाएगा। देखो आप कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है 3.84 × 10⁸। 3.84 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा इंटू 10⁸ मीटर। इसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सोनार sound navigation and ranging using ultrasonic waves to detect and locate objects underwater. In a submarine equipped with a sonar, the time delay between generation of probe wave and reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 seconds. What is the distance of enemy submarine? इसका मतलब ये हुआ, और देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है इन वाटर दैट इज़ 1450 मीटर पर सेकेंड। तो सेम ही चीज़ हुई कि सोनार का हम यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो कोई भी एनिमी है तो उसकी सबमरीन कहाँ पर है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो क्या होता है, सोनार में से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं, वो वेव्स वहाँ पर जाते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए फिर से वही दिया है टोटल टाइम दैट इज 77 सेकेंड। तो सिर्फ वहाँ यहाँ से सोनार से लेके एनिमी के सबमरीन तक जाने का जो डिस्टेंस है उसके लिए लग रहा टाइम दैट विल बी t/2, दैट विल बी 77/2 सेकेंड। इतना टाइम लगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज 1450 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लाइट नहीं भेज रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमी की सबमरीन है वो कितने डिस्टेंस पर होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब 1450 मल्टीप्लाई बाय 77/2। तो आपको जो है वो मीटर में आंसर मिल जाएगा। और सेम ही यहाँ से ऐसे ही आपको फाइंड करना है। आपका आंसर होगा 55.825 इंटू 10⁻³ है, तो आप किलोमीटर भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The farthest object in our universe discovered by modern astronomers are so distant that light emitted by them takes billions of years to reach the Earth. These objects, known as quasars, have many puzzling features which have not yet been satisfactorily explained. What is the distance in kilometer of a quasar from which light takes 3 billion years to reach us? देखिए यहाँ पर जो है वहाँ से सिर्फ लाइट यहाँ पर रीच करने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए जो टाइम है दैट इज़ गिवन एट
3 बिलियन ईयर्स, इतना टाइम दिया है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर और एक चीज़ है, लाइट है तो उसकी वेलोसिटी भी हमें पता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो सेम मेथड से ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है बिलियन में, बिलियन दैट मीन्स 3 टाइम इज 3 बिलियन, बिलियन मतलब 10⁹ ईयर्स, और इसको आपको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन वन डे देर आर 365.25, 1 ईयर में इतने डेज होते हैं, एक डे में 24 आवर्स एंड 3600 सेकेंड इन 1 आवर। तो ये हो गया टाइम, ठीक है। वेलोसिटी तो आपको पता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पर हमने टाइम हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्या दिया है, वहाँ से जो वेव्स है यहाँ पर ट्रैवल करके सिर्फ पहुँचने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए दिया हुआ ये टाइम है, इसलिए बस। तो ये सारी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो आपको जो आंसर है वो आंसर मिल जाएगा, योर आंसर विल बी इन मीटर, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर है कितना मिल रहा है, देखो आप, मेरा कैलकुलेशन बता रहा है 2.84 × 10⁻25, ठीक है। ये मीटर में मिल रहा है, उसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हो, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is a well known fact that during a total solar eclipse the disk of moon almost completely covers the disk of sun. From these fact and from the information you can gather from examples 2.3 and 2.4, determine the approximate diameter of the moon. देखिए, जब सोलार इक्लिप्स होता है तब क्या होता है, आपको पता है, यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर क्या होगा, मून होगा, और यहाँ पर सन होगा। तो जो मून होगा उसकी वजह से सन हमें नहीं दिखता, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मून है और ये सन है। तो मैं पहले ऐसे आपको बता दूँ, दिस इज मून एंड दिस इज सन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको ये पता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करनी है, डायमीटर ऑफ मून। तो इसका हमें डायमीटर चाहिए d, ठीक है। तो देखो, यहाँ से अर्थ से जो मून है वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ये हमें पता होता है। फिर यहाँ से टोटल अर्थ से सन का भी डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया, ये वाला टोटल डिस्टेंस जो आगे के क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। और जो सन है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन, वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, है ना, दैट इज एंगुलर डायमीटर। तो एंगुलर डायमीटर दोनों के लिए सेम ही होगा, अल्फा विल बी सेम। तो वही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो अल्फा फॉर, मतलब यहाँ पर पूरा हम लिख सकते हैं एंगुलर डायामीटर ऑफ मून इक्वल्स एंगुलर डायामीटर ऑफ सन। एंगुलर डायामीटर की फॉर्मूला क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम मून के लिए लिख रहे हैं तो उसका आर्क दैट इज dm, और उसका जो रेडियस है उसको अगर हम ये वाला, उसको आप कैपिटल D लिख लो, दैट विल बी DEM, ठीक है। और अगर हम सन के लिए लिख रहे हैं तो डायमीटर दैट इज ds अपॉन, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से dm आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले जाओ, अर्थ और मून का डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ सन पता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जो मुझे पता है वो अभी मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ 1.39 × 10⁹ ठीक है। ये सन जो है उसका डायमीटर मैंने लिखा है। फिर जो हमने आगे लिया था मून और अर्थ का डिस्टेंस, दैट इज 3.84 × 10⁸, 3.84 × 10⁸। और सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आप जानते हो, 1.496
इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो उसकी हेल्प लेके आप कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। योर आंसर विल बी 3567.9 3567.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, या फिर आप किलोमीटर लिख सकते हो। तो सिर्फ यही चीज़ आपको समझनी थी कि एंगुलर डायमीटर जो होता है वो दोनों का सेम ही होगा, और उसकी हेल्प लेके आप अपना जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल है, आपको ऐसे लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, वो वैसे इंफॉर्मेशन के लिए ही हम ले सकते हैं। आपका जो आंसर है कुछ ऐसा है, अ ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ सेंचुरी लव्ड प्लेइंग विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर। दिस लेड हिम टू एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। डिराक फाउंड दैट फ्रॉम द बेसिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, he could arrive at a number with the dimension of time. Further, it was a very large number, its magnitude being close to the present estimate on the age of the universe, मतलब approximately 15 billion years. From the table of fundamental constant in this book, try to see if you too can construct this number or any other interesting number you can think of if its coincidence with the age of the universe were significant. What would this imply for the constancy of fundamental constants? मतलब कि उन्होंने क्या किया डिराक ने कि जब उन्होंने ये सारे कांस्टेंट के साथ एक ऐसा कुछ फाइंड किया, एक ऐसा नंबर फाइंड किया कि वो नंबर जो है वो हमारी यूनिवर्स की एज जितना था, और उसकी डायमेंशनल फार्मूला जो टाइम की डायमेंशनल फार्मूला है वही बन रही थी। तो ये जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने जो नंबर लिया था e⁴/16 एप्सिलॉन 0 पाई स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, g, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ g की क्या थी पावर, यस g ही है, c³ c दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर था। सारी चीजें हो गई। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं E दैट इज चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 और उसकी पावर है 4, 16 एप्सिलॉन 0 दैट इज परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। पाई दैट इज 3.14, ये सारी जो वैल्यूज़ है वो तब आपको यूज़ करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, उसका स्क्वायर है। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 है। कैपिटल जी वो कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू जो है आपको पता है कैवेंडिश ने दी थी, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और उसका क्यूब करोगे तो आपको जो है वो x जो है उसकी वैल्यू कुछ मिलेगी। वो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 ईयर्स, मतलब कि आप सेकेंड में मिलती है पहले और उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 1 बिलियन ईयर जितना आपको आंसर मिलता है। और एक चीज़ है, इसके आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो e की पावर 4 है 16 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर पाई स्क्वायर me स्क्वायर mp g और c³। देखो पहले जो है मैं सबके जो है वो यूनिट्स लिखती हूँ और फाइनली उसकी हेल्प से हम आगे बात करेंगे। तो चार्ज जो है चार्ज का यूनिट दैट इज कूलम, और उसको कूलम की 4 यहाँ पर पावर है। फिर एप्सिलॉन 0 दैट इज परमिटिविटी, तो परमिटिविटी जो होती है उसकी कैसे आप यूनिट लिखोगे तो वो मैं आपको सिखा दूँ। जैसे दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का आप यूनिट बनाओगे तो क्या बनेगा, यूनिट होगा यहाँ पर Q दैट इज चार्ज, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करके
करके ही लिख रहे हैं तो कूलम की 4 पावर हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन की 2 पावर होगी और मीटर स्क्वायर है तो मीटर की 4 हो जाएगी, पावर डबल करके हम लिख रहे हैं। यहाँ पर मास की बात कर रहे हो तो मास उसका यूनिट है किलोग्राम स्क्वायर है, फिर और एक बार किलोग्राम हो गया तो किलोग्राम का क्यूब होगा। फिर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी फॉर्मूला भी G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला की हेल्प लेके आप जी का यूनिट लिख सकते हो, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर हो गया। फिर है सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, तो उसका क्यूब है तो मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, c की पावर 4 है वो चली जाएगी, फिर और एक बार देखो मीटर जो है उसकी जो पावर है वो टोटल हो गई 5 और यहाँ पर 4 पावर है तो एक सिर्फ 1 मीटर बचेगा। फिर देखो न्यूटन जो है एक स्क्वायर है ऊपर और नीचे 1 है तो न्यूटन की 1 पावर बची, यहाँ पर किलोग्राम क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ बच गई। अब देखो क्या बचा तो उसको भी हम लिखते देते हैं, तो सेकेंड क्यूब, फिर बचा है न्यूटन तो वो किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स F = m × a की हेल्प आप लोगे, दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हो न्यूटन की जगह पर। फिर और क्या बचा है नीचे, 1 किलोग्राम बचा है वो लिखना है मुझे और 1 मीटर भी बचा है वो भी मुझे लिखना है। अब देखो किलोग्राम और मीटर सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया तो सिर्फ क्या बचा, सेकेंड। मैं यूनिट लिख रही हूँ इसलिए बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ सेकेंड। तो अगर उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी टी, तो मतलब इसका यही है कि ये पूरी जो यहाँ पर ऐसी फॉर्मूला उसने बनाई थी उसका जो बन रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला दैट विल बी टी, और उसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो यूनिवर्स जो है हमारा उसकी एज जितना अप्रोक्सीमेट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना।